हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान चैप्टर 10th हमारा चल रहा था गुरुत्वाकर्षण। इसका आज हम पार्ट 10वां पढ़ने वाले हैं। 10th पार्ट जो है वो हम शुरू करने वाले हैं। तो इसमें देखो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तरलों में दाब या द्रवों में दाब। उससे जो प्रीवियस वीडियो था उस वीडियो के अंतर्गत हमने जो पढ़ा था वो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर चर्चा की थी। और ये हमारा वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ विशेष अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है तरलों में दाब या द्रवों में दाब। अब इसमें सबसे पहले बात आती है द्रव या तरल होते क्या हैं। तरल बोल दो या द्रव बोल दो, होते क्या हैं? वे पदार्थ जो बहते हैं, वे पदार्थ जो बहते हैं, तरल या द्रव कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ बहते हैं क्या कहलाते हैं? तरल या द्रव कहलाते हैं। ठीक है। और गैसों तथा तरलों में बहने का स्वभाव होता है, अतः गैसें व द्रव को फ्लूइड कहते हैं। इसी के साथ गैसें तथा तरलों में बहने का गुण होता है, अतः उसे फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड। फ्लूइड कहते हैं। और गैस से तथा द्रव बहते हैं, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। और एक ठोस अपने भार के कारण सतह पर दबाव डालता है। एक ठोस अपने भार के कारण सतह पर दबाव डालता है। तो ठोस जो होता है वो अपने भार के कारण कहाँ पे दबाव डालता है? सतह के ऊपर दबाव डालता है। उसी प्रकार तरल में भी भार होता है, लेकिन ठोस केवल निचले सतह पर दबाव डालते हैं, जबकि तरल निचले सतह के साथ साथ बर्तनों की दीवारों पर भी दबाव डालते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। अब देखो, हमने बात करी ठोस की। अब इसके लिए हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे कोई एक पात्र है हमारे पास, इसमें कोई ठोस पत्थर है, ठीक है, और ये कोई ठोस पदार्थ है, और ये एक है पात्र। और जब किसी पात्र में ठोस पदार्थ को डालते हैं तो जो ठोस पदार्थ होता है वो अपने भार के कारण सतह पर दबाव डालेगा, और उसका दबाव जो होता है वो एक निश्चित बिंदु की तरफ होता है। निश्चित बिंदु की तरफ, ये हम बोल सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये डस्टर है, वो क्या है? एक ठोस अवस्था में है। अब इसको हम हथेली पे रखते हैं तो ये किसी निश्चित स्थान पर ही दबाव डालेगा। किसके कारण? अपने भार के कारण। ये एक निश्चित स्थान पर ही दाब डालता है। अब इसी प्रकार हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं। एक पात्र है और इस पात्र के अंतर्गत ये पात्र है, और इस पात्र के अंदर हमने कोई द्रव भर लिया या जल भर लिया। अब जो द्रव है तो द्रव में भी भार होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ भार होगा, जितना हम लेते हैं उतना उसमें भार होता है। लेकिन जो द्रव है वो उस पात्र की सभी दिशाओं पर बराबर दबाव लगाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि द्रव है इस पात्र की सभी सतह पर दबाव डालता है। जिस पात्र में
उस द्रव को रखा जाता है। ये मान लो द्रव है, अब इसका दबाव का मान जो होता है वो पेंदे में अधिक होता है, और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं इसका दबाव क्या होगा, कम होगा। जैसे इसके लिए हम देखते हैं कि ये हमारा पास जो पात्र है, इस पात्र में एक छिद्र यहाँ करते हैं, फिर देखते हैं कि उससे पानी है वो तीव्र स्पीड से आता है। एक छिद्र यहाँ करते हैं, एक यहाँ करते हैं, एक सतह पे करते हैं। तो अब देखो प्रत्येक स्थिति में दाब का मान अलग अलग होता है, लेकिन स्थितियाँ अलग हो सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ठोस की तरह द्रव भी एक निश्चित स्थान पर ही दाब डालती है जहाँ उसको रखा गया है। द्रव है उस पात्र के सभी, जितना द्रव हम भरते हैं उतना द्रव उस पात्र की सभी दीवारों पर दबाव डालता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी परिशुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचारित होता है। अब जैसे परिशुद्ध द्रव्यमान का कोई भार है, उसको यदि किसी पात्र में रखा जाता है तो उसका जो बल होता है, उसका दबाव जो होता है, दाब होता है, वो प्रत्येक स्थिति में समान रहता है। लेकिन ऐसी द्रव्यमान की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके दीवारों पर समान रूप से दबाव डालता है, और इस प्रकार एक गैस बर्तन के सभी दीवारों पर समान रूप से दाब डालती है। जैसे मान लो एक गैस का उदाहरण लेते हैं, जैसे एक गैस सिलेंडर हम बात करते हैं। ये हमारे पास कोई गैस सिलेंडर है, ठीक है, ये गैस सिलेंडर है, और इसके अंदर क्या भर दी, गैस भर दी। अब जो गैस होती है वो सिलेंडर के जितने भी भाग हैं, सिलेंडर की जितनी भी दीवारें हैं, उन सभी दीवारों पर समान रूप से दबाव डालती है। कौन डालती है, गैस। गैस सिलेंडर के सभी भागों पर या सभी दीवारों पर समान रूप से दाब डालती है। तो ये आपको एक दो बात है वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि गैस बर्तन के सभी दीवारों पर समान रूप से दाब डालती है। ठोस जो है वो एक निश्चित स्थान पर दाब डालता है। द्रव है, जितना पात्र के अंदर भरा जाता है उस सभी पात्र के स्थानों पर कुछ ना कुछ दाब डालता है। और गैस है, जिस पात्र में उसको डाला जाता है उसकी सभी दीवारों पर समान रूप से दाब डालती है। ये तीनों स्थितियाँ आपको ध्यान रखनी है। ये ठोस के लिए है, ये द्रव के लिए है, और ये स्थिति किस लिए है, गैस के लिए है। तो ये तीनों स्थितियों में आप दाब के बारे में गणना कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट होगा उत्प्लावकता। उत्प्लावकता को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले एक उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम बात करते हैं एक लकड़ी का गुटका। अब लकड़ी का गुटका है, इस लकड़ी के गुटके को किसी पानी से भरे पात्र में डुबोते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लकड़ी का गुटका पहले डूबता है और उसके पश्चात कुछ समय पश्चात स्वतः ही जो पात्र होता है उस पात्र में जो द्रव रखा है उस द्रव की सतह के ऊपर रहता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है उत्प्लावकता या उत्प्लावन बल। तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से, या तो हम आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से द्रव में डुबोया जाता है। ध्यान से सुनना, जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव की सतह द्वारा उस वस्तु पर एक बल लगाया जाता है।
उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। और ये जो परिघटना होती है, इस परिघटना को उत्प्लावकता के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको कुछ बातें हैं वो जिसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जब किसी तरल पदार्थ द्वारा एक वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल जिस वस्तु को उस तरल में डुबाया जाता है उत्प्लावन बल कहलाता है। तो जब किसी वस्तु को आप लिख सकते हो, जब किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से तरल में डुबोया जाता है तो तरल द्वारा वस्तु पर विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, तथा यह परिघटना उत्प्लावकता कहलाती है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि किसी भी तरल में डुबोए जाने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिमाण, ध्यान रखना, तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का जो परिमाण होता है वो कहाँ निर्भर करेगा? तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अधिक घनत्व वाला तरल अधिक उत्प्लावन बल लगाता है। तो देखना, उत्प्लावन बल समानुपाती घनत्व। तो हम लिख सकते हैं कोई तरल ऐसा है जिसका घनत्व अधिक है, तो घनत्व जिसका अधिक होगा वो उस वस्तु पर उतना ही अधिक क्या लगाएगा? उत्प्लावन बल लगाता है। यानी किसी वस्तु का घनत्व जितना अधिक होता है उस वस्तु पर उतना ही अधिक कौन सा बल लगता है? उत्प्लावन बल लगता है, ठीक है। तो ये आपको स्थिति ध्यान में रखनी है। और यदि किसी वस्तु का घनत्व जितना अधिक कम होगा या द्रव का घनत्व जितना अधिक कम होगा उस वस्तु पर उत्प्लावन बल का मान उतना ही क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं तरल का घनत्व बढ़ने से उत्प्लावन बल का मान बढ़ेगा और तरल का घनत्व घटने से उत्प्लावन बल का मान क्या होता है? घटता रहता है। तो ये आपको स्थिति ध्यान में रखनी है। अतः हम बोल सकते हैं कि घनत्व में परिवर्तन के साथ साथ उत्प्लावन बल के मान में भी परिवर्तन देखने को मिलता है या परिवर्तन होता है, ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिसमें हम उत्प्लावन बल के बारे में और अधिक समझ सकते हैं। तो उदाहरण है हमारा कि एक खाली बंद बोतल को पानी में डुबोया जाता है। अब हम देखते हैं कि एक खाली बंद बोतल को, जैसे एक पात्र है, इस पात्र में एक खाली बोतल है जो बंद है, उसको डुबाया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस बोतल को नीचे की ओर खींचता है।
ठीक है, ये पात्र है और इस पात्र में हम क्या कर देंगे, जल भर देंगे। उसके पश्चात जब एक खाली बोतल को किसी पात्र में रखा जाता है या डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर नीचे की ओर एक बल लगता है जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं, और बोतल नीचे की ओर खींचती है, परंतु पानी बोतल के ऊपर की ओर एक बल लगाता है। अब देखो नीचे की तरफ कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वीय बल। और इसी प्रकार पानी जो है वो एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। तो गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लगता है और जो उत्प्लावन बल होता है वो इस द्रव के द्वारा या पानी के द्वारा उस बोतल के ऊपर लगाया जाता है। तो ये स्थिति हमें ध्यान में रखनी है, जिससे बोतल ऊपर की दिशा में धकेली जाती है। पानी द्वारा बोतल को ऊपर की ओर धकेला जाना ही उत्प्लावन बल कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे इसी को फिर से देखना कि एक पात्र है जिसमें हमने जल डाल दिया और एक खाली बोतल को डुबोते हैं। तो खाली बोतल को डुबोते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की ओर धकेलता है। इसी प्रकार उसी स्थिति में वो एक उत्प्लावन बल लगता है। ये उत्प्लावन बल जो है वो द्रव है, यानी इसके अंदर हमने जल लिया है तो जल के द्वारा उस बोतल पर विपरीत दिशा में, गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, और ये उत्प्लावन बल इस बोतल को ऊपर की ओर धकेलने लगता है। ठीक है, और ये बल कौन सा बल कहलाता है, उत्प्लावन बल के नाम से इसको जाना जाता है। या हम बोल सकते हैं कि पानी के द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बोतल को पानी में डुबोए जाने पर पानी द्वारा बोतल पर लगाए जाने वाला उत्प्लावक बल जो होता है वो बोतल के भार से अधिक होगा। अब ध्यान रखना कि ये जो उत्प्लावन बल होगा ये क्या होगा, बोतल के भार से अधिक होगा, बोतल के भार से अधिक। ये जो उत्प्लावन बल इस बोतल के ऊपर लगता है, इस बल का जो मान जो होगा वो बोतल के भार से अधिक होगा, और जब बोतल के भार से अधिक होगा उसी स्थिति में बोतल जो है वो ऊपर की ओर गति करती है। ठीक है, तो ये एक स्थिति जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अतः बोतल पानी में नहीं डूबती और छोड़ने पर ऊपर की ओर उठने लगती है। बोतल को पानी में डुबोए रखने के लिए बोतल पर एक ऊपर से बल लगाया जाता है। अब जैसे मान लो इसी बोतल है, इस बोतल को पानी में हमेशा डुबोए रखने के लिए क्या करते हैं, इस बोतल पर ऊपर की तरफ से, यानी इस बोतल पर ऊपर से एक बल लगाया जाता है जो पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल से अधिक होना चाहिए। देखना फिर, ये बोतल है, इस बोतल में हमने ऊपर से एक बल लगाया जिसको हम पेशीय बल भी बोल सकते हैं। अब ये जो पेशीय बल का मान है वो पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल से जब अधिक होगा उसी स्थिति में बोतल जो है वो पानी में डूबेगी, अन्यथा नहीं डूब पाती है, पानी की सतह पर तैरने लगती है। तो ये एक उदाहरण के रूप में आपको इसको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार एक खाली बोतल पानी में तैरता है। अब खाली बोतल पानी में क्यों तैरता है, इसके पीछे क्या कारण है। खाली बोतल पानी में तैरता है। अब ये खाली बोतल पानी में तैरता है, इसके पीछे मुख्य कारण यही है क्योंकि पानी द्वारा लगाया जाने वाला बल बोतल के भार से अधिक होता है। क्वेश्चन यही बनता है कि खाली बोतल पानी में तैरती रहती है, क्यों रहती है, क्योंकि पानी द्वारा लगाया जाने वाला उत्प्लावन बल बोतल के भार से अधिक होता है।
तो पानी द्वारा जो उत्प्लावन बल लगाया जाता है, इस बल का मान बोतल के भार से अधिक होता है। ठीक है, तो ये स्थिति आपको इसमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब अगला पॉइंट आता है, पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती अथवा डूबती क्यों हैं? तो अगला पॉइंट होगा, पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती अथवा डूबती क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? रखी वस्तुएं तैरती अथवा डूबती क्यों है? ठीक है, अब ये सब जो घटना होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? द्रव के घनत्व के ऊपर निर्भर करती है। जैसे हम बात करते हैं कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करती है। जाहिर सी बात है, पृथ्वी है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो उसके पीछे कौन सा बल काम करता है? गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। एक स्थिति ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब किसी वस्तु को पानी के सतह पे रखते हैं, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को पानी की सतह के ऊपर रखा जाता है तो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। जब पानी की सतह पे रखते हैं तो पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है, लेकिन उत्प्लावन बल के कारण पानी उस वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है। यानी जब वस्तु को द्रव के ऊपर रखते हैं तो पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन उस द्रव के द्वारा विपरीत दिशा में, गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में एक उत्प्लावन बल लगता है, जिससे जो वस्तु है वो ऊपर की ओर गति करती है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का भार पानी के उत्प्लावन बल से ज़्यादा हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, यदि किसी वस्तु का भार जो है वो पानी के उत्प्लावन बल से ज़्यादा हो तो वस्तु पानी में डूब जाती है। यदि भार है वो उत्प्लावन बल से ज़्यादा होगा तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। और यदि पानी का उत्प्लावन बल जो है का मान वस्तु के भार से क्या है? अधिक है, यानी भार से उत्प्लावन बल का मान अधिक है, तो वस्तु है वो पानी की सतह के ऊपर क्या होगी? तैरने लगती है, अर्थात हम बोल सकते हैं वस्तु नहीं डूबती है। तो ये कुछ उदाहरण है वो आपको इसमें देखने हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। किसी भी वस्तु का पानी या किसी भी तरल पदार्थ में डूबना या तैरना वस्तु और तरल पदार्थ के घनत्व पे निर्भर करता है। कोई भी वस्तु है वो पानी में तैरती है या डूबती है, तो इन सब का जो मान होता है वो पानी के घनत्व पे निर्भर करता है कि पानी का घनत्व या तरल का घनत्व कैसा है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो वस्तु या तो तैरेगी या फिर डूबती रहती है। यदि वस्तु का जो घनत्व है वो तरल के घनत्व से अधिक है, ध्यान से सुनना, यदि किसी वस्तु का घनत्व है तरल के घनत्व से अधिक है तो वह वस्तु तरल पदार्थ में डूब जाती है। जैसे हम बात करते हैं इस डस्टर की, या हम बात करते हैं एक लोहे की घनत्व की। क्वेश्चन बनता है लोहे का कील पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे की कील का घनत्व पानी से अधिक है, इसलिए वो क्या होगा? पानी में डूब जाएगी। और यदि वस्तु का घनत्व है तरल के घनत्व से कम है तो वह वस्तु तरल के अंदर क्या होती है? तैरने लगती है, अर्थात हम बोल सकते हैं नहीं डूबती है। तो इस प्रकार जो है वो आज के इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से पढ़ा कि तरलों में दाब जो होता है, जिसमें हमने उत्प्लावता के बारे में आज की इस वीडियो में जाना। अगला हमारा जो वीडियो रहेगा उस वीडियो के अंतर्गत हम जो है वो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं।